नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में जो है ना मैथ का प्रश्न जो है कुछ इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये प्रश्न आपको रेलवे ग्रुप डी पूछा है। एक आयत की लंबाई जो है वो 63 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 65 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप बताइए। तो इस तरह का रिलेटेड आपको प्रश्न आ रहे हैं, है ना। अलग अलग चैप्टर से प्रश्न दिए जा रहे हैं सर। तो हो सकता है संभावना ये होगा कि आने वाले जो भी बचा हुआ एग्जाम है इसी से रिलेटेड आपको प्रश्न आ सकते हैं, है ना। और बिल्कुल आ रहे हैं सर, अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं तो सिमिलरिटी रहा है। ठीक है ना। हाँ, वहाँ पे आपको जैसे यहाँ पर परिमाप पूछा तो हो सकता है कि दूसरे वाले जो एग्जाम हुआ उसमें आपको क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछा है। लेकिन आपको ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आ रहे हैं सर, एक मॉडरेट प्रश्न आ रहे हैं जो कि आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए जैसा कि कहा कि एक आयत है और उसकी लंबाई दिया गया है। तो आयत में लंबाई दिया गया 63 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण की लंबाई दिया गया है, यानी कि विकर्ण यहाँ से होगा तो विकर्ण की लंबाई हो जाएगा 65। तो कहा कि बताइए इसका परिमाप क्या होगा। देखिए सर, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको पेन भी नहीं लगेगा इस प्रश्न में। ट्रिपलेट याद है तो चलिए ट्रिपलेट से ही बनाते हैं पहले, बाद में अगर जिनको ट्रिपलेट पता नहीं होगा तो उनके लिए भी मैं सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए ट्रिपलेट में क्या होगा, यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है, यानी भुजा होता है कि एक भुजा अगर 63 है, एक भुजा 65 है, तो एक भुजा नेसेसरी है कि 16 होगा। यानी कि 16, 63, 65 का ये ट्रिपलेट बनता है, तो इसका भुजा हो जाएगा 16। ठीक है, तो आपसे परिमाप पूछा। ओके, तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × L + B। ओके, तो 2 × L + B का मतलब हुआ कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को जोड़िएगा। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 2 गुना इसका जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 79। ओके, और 79 में अगर आप 2 से गुना करते हैं सर तो हो जाएगा आपको 158, यानी कि 158 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, तो ट्रिपलेट जब याद नहीं रहेगा सर तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा इस प्रश्न में। कैसे लगेगा, देखिए इसमें आपको दिया गया है कि ये विकर्ण की भुजा दिया गया 65। ठीक है, और ये दिया है 63। तो इसकी भुजा आपको पता करना है। तो इसका भुजा पता करने के लिए आप मान लीजिए इसको लंब मान लीजिए। ठीक है, तो एल बराबर क्या होगा, लंब बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के अंडर रूट। ठीक है, तो 65 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस 63 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं और इसका अंडर रूट कर दीजिएगा तो ये वाला भुजा निकल जाएगा। ठीक है, तो 65 का स्क्वायर होता है सर 42, 25। ठीक है, और स्क्वायर कैसे निकलता है वो आपको पता होगा, मैं बता चुका हूँ आपको। 63 का स्क्वायर कीजिएगा तो 39, 69 होगा। ओके, अब इतना में से लेस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 256। 256 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा सर तो हो जाएगा 16। ठीक है, तो यही भुजा आपको 16 होगा और बाकी आपको 2 × L + B पर रखना है। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न इस तरह से आपसे पूछा गया एग्जाम में। देखिए इस ये जो अलजेब्रा से प्रश्न है सर, ये फॉर्मूलेट प्रश्न है ना। कुछ कुछ जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो फार्मूला से संबंधित दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्ट आपको फार्मूला से एक प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको A + B का होल स्क्वायर तो पता है, लेकिन A + B + C का होल स्क्वायर पता है क्या। अगर नहीं पता है तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको प्रश्न इससे आ सकता है। देखिए कहा है कि एक्स स्क्वायर, तो यहाँ A + B + C मान लीजिए, या x² + y² + z² है। तो इसको x + y + z का होल स्क्वायर लिख लीजिए। तो x + y + z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो x² + y² + z² +2xy + 2yz + 2zx होता है। तो 2 अगर बाहर लीजिएगा तो अंदर बचेगा क्या, तो अंदर बचेगा xy + yz + zx। ओके, तो इतना आ गया। अब देखिए इसमें जो भी आपको दिया गया है प्रश्न में उसको रखने की कोशिश कीजिए। देखिए x + y + z का मान 11 दिया गया है, यानी 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका मान आपको निकालना है, जबकि इसका मान आपको पता है। यानी कि यहाँ का मान आपको दिया गया है कितना, 41। तो जब 41 यहाँ रखिएगा तो 41 × 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 82। तो 82 यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 82 लिख लीजिए सुविधा के लिए। और इसका मान पता नहीं है। ठीक है, तो इसी का मान आपको निकालना है। अब देखिए इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो यानी 121 हो जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा माइनस में 82 बराबर आप ये लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो इसका बराबर कीजिए, माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 121 में से 82 आप लेस कीजिएगा तो हो जाएगा ये 9 और ये हो जाएगा 11, यानी 8 × 3 = 11, यानी 3, तो 39 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि x² + y² + z² बराबर कितना होना चाहिए, 39 होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप जवाब देना है आपको, इसलिए फॉर्मूला याद करके जाइएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न जो है कुछ इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि एज से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सर आपको। तो चलिए देखिए, इसमें कहा कि माता और पुत्री की कुल उम्र 50 साल है। ठीक है, तो माता है और पुत्री है, पुत्री को पी लिख देता हूँ। ठीक है, 50 साल दिया गया इन दोनों का योग, जब कुछ नहीं बोले तो ये आयु वर्तमान का है, ऐसा समझना है। ठीक है, 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज़्यादा होगी। वर्तमान में पुत्री की उम्र क्या है,
देखिए ऐसा प्रश्न मैंने आपको टाइप में भी करवाया था सर, ठीक है। तो इसमें देखिए 5 साल बाद का समस्या दिया गया है कि 5 साल बाद का जो आयु है, माता की आयु पुत्री की आयु के 4 गुनी है, यानी कि 4:1 के अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ वर्तमान में जो दिया गया है आयु का योग वो 50 साल है, लेकिन ये रेशियो कहाँ का है, 5 साल बाद का है। तो काश हम ऐसा सोचते हैं कि 5 साल बाद का अगर हमको दोनों की उम्र पता चलता तो हम दोनों की तुलना कर सकते थे। तो आइए 5 साल कौन जाएगा, माता भी जाएगा बाद में, 5 साल पुत्री भी जाएगा, तो 5 5 10 साल, 10 साल इसको दे देते हैं तो 60 साल हो जाएगा। ये 60 साल आयु कब कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि 5 साल बाद माता और पुत्री की आयु का योग 60 साल है। तो हम भी रेशियो से कहेंगे तो 5 4 कितना होगा 5, तो 60 की तुलना कितना से कर सकते हैं, 5 से। अगर आप यहाँ पुत्री की वर्तमान आयु पूछा है तो पुत्री के लिए कितना से गुना कीजिएगा, 1 से। तो कितना, 12 5 60 कटेगा, यानी 12 साल। ये 12 साल क्या आया है, ध्यान से देखिए, ये 12 साल जो आया है वो 5 साल बाद की आयु आया है। तो हमें 5 साल पहले की आयु चाहिए, यानी कि वर्तमान में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्तमान में जाने के लिए 5 साल क्या करेंगे, इसमें से ले लेंगे, यानी कि 7 साल। ओके, तो 7 ईयर का कौन है, वर्तमान में पुत्री है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले देख लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से पाइप टंकी से भी प्रश्न आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कहा है कि दो नल क्रमशः 12 मिनट तथा 16 मिनट में एक टंकी को भर सकता है। दोनों नलों को खोल दिया जाता है। दूसरे नल को कब बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 9 मिनट में भर जाए। देखिए एकदम सेम टाइप मैंने ऐसा करवाया है सर, अगर आप देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप बना पाए होंगे, है ना। और अगर आप अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन में हैं कि हमसे सर ये चैप्टर कमज़ोर है, तो आप हमारे वीडियो लिस्ट में जा करके वहाँ पाइप टंकी का क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका कैसा जवाब होगा। तो मान लेते हैं कि ए है, ए जो नल है वो 12 मिनट में भरता है, और बी जो नल है वो 16 मिनट में भरता है। ओके, अब कहा कि दोनों नल को खोल देते हैं। तो जब दोनों नल को खोल देते हैं तो आइए इसको लड्डू मेथड से देखते हैं कितने बार में। तो 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। ओके, तो 48 लड्डू बनाना है, जबकि इसकी क्षमता जांचेंगे तो 12 4 48, ये 1 मिनट में 4 लड्डू बनाएगा। ये 16 3 48, 1 मिनट में 3 लड्डू बनाएगा। ओके, अब ध्यान से देखिए कि कहा कि दोनों को खोल दिया जाता है, लेकिन कितने समय के बाद बी को बंद किया जाता है। बी बंद हो रहा है, लेकिन पता नहीं है कितने समय बाद बंद हो रहा है, लेकिन पूरी टंकी 9 मिनट में भर गया। इसका मतलब है कि ए जो है ना, 9 मिनट तक कंटिन्यू पानी भरा होगा, ठीक है। तो ए का अगर 9 मिनट का पानी अगर हम अलग निकाल देते हैं सर, तो बाकी जो पानी भरा होगा वो कौन भरा होगा, बी भरा होगा। कितने समय में भरा होगा, तो ये तो पता चल जाएगा वहाँ से। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ए जो है 9 मिनट में कितना भरेगा। तो 9 मिनट में देखिए 9 चौका 36, ठीक है। तो 36 लीटर पानी भर दिया, तो 48 में से 36 हटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए तो ये 2 बच जाएगा। 12 3 36, 12 4 48 होते हैं 12, ठीक है। तो 12 लीटर पानी कौन भरा होगा, बी। तो बी का क्षमता कितना है 1 मिनट में, 3। तो कितने मिनट तक चालू रहा, यही ना होगा कि कितने मिनट तक चालू रहा, ठीक है। तो 3 से जब भागा दीजिएगा सर तो कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 4 मिनट बाद बी को क्या कर दिया हो गया होगा, बंद कर दिया गया होगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुछ इस तरह से प्रश्न आपको आ रहे हैं, ठीक है। देखिए कुछ कैलकुलेशन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी रखा नहीं है। आपको जो दिया गया है 6, यानी 6 प्लस ये देखिए सर वर्गमूल में दिया गया है ऐसा, ठीक है, 0.0144। ओके, और माइनस में कोष्ट में लिखा हुआ है अंडर रूट 0.0324। ओके, और माइनस में लिखा हुआ है 4/5, ठीक है। ऐसा इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा कि जो वर्गमूल है ये, तो याद रखिएगा कि दशमलव के बाद हमेशा जोड़ा अंक होगा, याद रखिएगा। तो दशमलव के बाद अगर जोड़ा अंक है, तब यहाँ पर हम दो, अगर 4 है तो उसका आधा लेंगे, आधा अंक आएगा। इसका मतलब है कि 6 के 6 लिखेंगे, प्लस देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है, इसका मतलब है कि 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12। तो हमको 0 दशमलव तो लिखना है, लेकिन 4 अंक के बदले कितना लिखा गया, 2 अंक, ठीक है। यहाँ 4 अंक है तो यहाँ 2 अंक लिखेंगे, यानी कि 12 होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और इसका अंदर का आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका मान हो जाएगा 0 दशमलव तो लिखिएगा, लेकिन देखिए इसमें भी 4 अंक है तो इसका मतलब है 2 अंक लिखाएगा। तो ये 324 किसका वर्गमूल है, 18 का, ठीक है। तो 324 का वर्गमूल कितना होगा, 18, यानी यहाँ से लिख सकते हैं 18, यानी 0.18। माइनस हो जाएगा, देखिए 4/5 है, ये फ्रैक्शन में है, इसको भी डिसिमल में चेंज कर दीजिए। तो 4/5 को डिसिमल में कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.8। ओके, अब देखिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 प्लस 0.12 माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस, कोष्ट के अंदर जाएगा तो ये -0.18, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.8। ओके, अब यहाँ से जो भी प्लस में है उसको जोड़ दीजिए, जो माइनस में है वो हटा दीजिए, ठीक है। तो 6 देखिए 12 है
और ये 8 है, यानी 80 लिख सकते हैं इसको। तो 80 और 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 92, यानी कि 6.92 में से माइनस हटाना पड़ेगा 0.18। ओके, अब इसको हटाइएगा सर तो आपको आ जाएगा, देखिए ये 12 है, 12 में से 8 चला जाएगा तो 4 बचेंगे। ठीक है, ये 8 बचे, 8 में से 1 चले जाएंगे तो 7 बचे, और ये 6 के 6 हो जाएगा, यानी 6.74 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये कैलकुलेशन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आप कि किस तरह से कैलकुलेशन करना है। ओके, चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए कुछ इस तरह से आपको प्रश्न आ रहे हैं, है ना। कुछ त्रिभुज से संबंधित रिलेटेड भी प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि प्रमेय से संबंधित। ठीक है, तो इसमें कहा कि एक त्रिभुज है ABC, है ना। तो एक त्रिभुज दिया गया इस तरह से ABC। ठीक है, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C। कहा कि D समांतर BC है, एक रेखा खींचा गया D, है ना, D और E, और इन दोनों आपस में समानांतर है। ठीक है, ये रेखा एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, तो कहा कि AD बटा DB बराबर 3/5 है, यदि AC बराबर 5.6 है, 6 सेंटीमीटर है, तो AE का मान क्या होगा। देखिए आपसे पूछा है कि AD बटा DB, यानी AD ये वाला वैल्यू 3/5 है, यानी कहने का मतलब है कि A यहाँ 3 है और ये वाला यहाँ से आपको 5 है। ठीक है, DB। ठीक है, और इधर का साइड आपको दिया गया है, AC का मान दिया गया है, यानी ये वाला वैल्यू पूरा दिया गया है कितना 5.6। तो आपसे पूछा है AE का मान, यानी इसका मान क्या होगा। तो आपको देखिए थेल्स प्रमेय में आपको पढ़ाया गया होगा कि जब AD समानांतर BC है तो इसका मान इस तरह से आप लिख सकते हैं, कैसे कि AD, है ना, AD बटा AB। ओके, AD बटा AB बराबर AE बटा AC बटा, है ना, पूरा पूरा लिखे हैं तो AE बटा AC। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इतना का मान आपको सभी दिया हुआ है, AD का मान दिया हुआ है। ठीक है, AB का भी मान पता हो जाएगा, ये टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रख सकते हैं इसका वैल्यू, AD का मान कितना 3, और नीचे हो जाएगा कितना AB का मान 8, और इतना बराबर आपको लिखा गया है AE, तो AE लिख लीजिए। AE का मान आपसे पूछा था, AE बटा कितना हो जाएगा AC, तो AC का मान 5.6 है। इसको काटिएगा तो 8 7 56 हो जाएगा, यानी 0.7 काटेंगे। ठीक है, आगे आपको इधर गुना कीजिएगा तो 7 या 21 हो जाएगा, यानी कि AE बराबर हो जाएगा, AE बराबर 7 या 21, यानी 21 का एक दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव होगा, यानी 2.1, यानी AE का मान आपको कितना आना चाहिए 2.1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपको प्रमेय से संबंधित आ रहा है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला नहीं है सर, देखिए कुछ प्रश्न आपको और भी हैं जो कि हम अगले वीडियो में आपको हम शेयर करेंगे। फिलहाल इस तरह के प्रश्न अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से डील कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, और जिनका एग्जाम आने वाला है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ओके।